तो उसमें Okay. काफ़ी लॉस हो गया था मुझे। तो उसके बाद Okay. ऐसा हुआ कि फैमिली में से फंडिंग का सपोर्ट नहीं था। एक रिलेटिव के पास गया, बोला पैसा दो इतना सा, क्या कर रहे हैं ये सब, तो टोटल लॉस आदमी है, काम कर, रास्ते पे बाकड़ा डाल दे, उधर से शुरू कर, बाकी कुछ करने का लायक ही नहीं है, नौकरी कर। मैं उसी रात में मेरी सिस्टर से मैंने 50,000 लोन लिया एंड रातों रात स्टॉल वॉल का सब सेटअप लगाया। भाई ये खाओ, ये वेज है, ये अलग है। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तो कोविड में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया कि हमारी 3 स्टोर्स बंद हो गई। 5-5 हजार बड़ा वो एक दिन में बेचे। तो सपेरा का जो इन्होंने बना के रखा है ना इंडिया का इमेज, वो चेंज करना है। उनके क्यूजीन में घुस के डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो के 2-2 घंटा वो रील्स पे स्वाइप करते रहना। 50,000 के ठेले से 25 करोड़ तक का सफर। दोस्तों, ये कहानी एक ऑर्डिनरी बंदे की है जिसने लाख फेलियर के बाद भी, रिलेटिव्स के लाख तानों के बाद भी खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित कर दिखाया। मैं पर्सनली इनके स्टोरी से और इनके थॉट प्रोसेस से काफी मोटिवेटेड हूं एंड आई इंसिस्ट यू कि आप भी इस स्टोरी को कंप्लीट सुनना। स्टोरी सुनते वक्त आपको कई बार लगेगा कि कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द इंस्पायरिंग जर्नी विद द फाउंडर ऑफ फूड अड्डा, हार्दिक भाई के साथ। हार्दिक भाई, मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि टेक बिजनेस है, बाकी और भी बहुत सारे टाइप ऑफ बिजनेसेस है। तो आपने ऐसा क्या सोचा कि यार मेरे को फूड बिजनेस में ही आना है? बाकी सारे बिजनेस को एक्सप्लोर किया था आपने उससे यहाँ पे आने से पहले? जी मतलब स्टार्टिंग में मैंने कपड़े के बिजनेस से स्टार्ट किया था कि मैं साड़ी का सेल्समैन था। सो खुद के Okay. ऊपर साड़ी वगैरह ड्रेप करके दिखाना एंड वैसा। सो मैंने कपड़े के बिजनेस में ट्राई किया था बट आई डिड नॉट फाइंड सक्सेस। उसके बाद घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। सो घूमते घूमते मैं जैसे बहुत खाना खाता था, अलग अलग एरियाज में गए तो अलग अलग वहाँ का स्पेशलिटी ट्राई करना। खाना बचपन से ही अपना फेवरेट था। राइट राइट। तो उसके बाद हमने मेरा पार्टनर जो है पार्थ, राइट नाउ ही इज विद अस। पहले वो शेफ था, एज अ शेफ था विठल कामत ग्रुप में। ओके ओके। तो उसकी स्टोरी सुनता था कि रेस्टोरेंट में ऐसे कस्टमर्स आते हैं, हम उनको ऐसे सर्व करते हैं। तो मेरे को दिमाग में बहुत था कि नहीं, खुद का खाने का करना है, खाने का करना है करके। तो साड़ी के बाद दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड के खाने के बिजनेस में आते हैं। ओके ओके। तो मतलब फूड का बिजनेस आपका स्टार्ट कैसे हुआ? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? स्टोरी बहुत सिंपल सी स्टोरी है। हम लोग मैं कपड़े का बिजनेस करता था। एट दैट टाइम आई वाज 19। तो उसमें काफी लॉस हो गया था मुझे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फैमिली में से फंडिंग का सपोर्ट नहीं था। एक रिलेटिव के पास गया था, फास्ट फूड हमने बैठ के आइडिएशन वगैरह सब कर दिया था मैंने पार्क में सब में कि 5-6 लाख रुपया लगेगा एक दुकान खोलने को। तो पैसे तो थे नहीं तभी, उम्र भी नहीं थी, तो घर कोई भी इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं था। एक रिलेटिव के पास गया, बोला पैसा दो इतना सा, काम कर, क्या कर रहे हैं ये सब, तो टोटल लॉस आदमी है, काम कर, रास्ते पे बाकड़ा डाल दे, उधर से शुरू कर, बाकी कुछ करने का लायक ही नहीं है, नौकरी कर। वो दिन दिमाग में हिट किया कि नहीं यार, बड़े से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, अपने को काम बड़ा करना है मालूम था। राइट। एक ही रात में, उसी रात में मेरी सिस्टर से मैंने 50,000 लोन लिया एंड रातों रात स्टॉल वॉल का सब सेटअप लगाया। पार्थ को बुलाया, मतलब मेरे को ट्रेनिंग, आधा खाना बनाना आता था। और घर का जो छोटू था हमारा, वो छोटू को बोला आ जा भाई तू साथ में, तू मेरे साथ में खाली टाइम सब्जियां कट करना, बाकी सब मैं बना लूंगा, तू मेरे साथ खड़ा है। और फिर वैसे ही स्टॉल बनाया, स्टार्ट कर दिया बिजनेस। ओके। तो मतलब आप खुद वहाँ पे खड़े रहते थे स्टॉल पे? ओके। और वो जो आपका मतलब मेन्यू वगैरह था, वो आपने कैसे डिसाइड किया? मेनू मतलब मैंने और पार्थ ने मिलके, मैं बहुत ज्यादा घूमता था कपड़े के बिजनेस के लिए, कि पूरा मुंबई घूमूं, पूरा महाराष्ट्र घूमूं, अलग अलग सिटीज में। तो मेरे को वही लगता था कि रास्ते के ऊपर ना आपको वड़ा पाव दाबेली मिलेगा, आपको भजिया वगैरह मिलेगा। तभी तो स्टार्ट रास्ते से किया था। ऐसा था कि एक स्टैंडर्डाइज सैंडविच पिज्जा रास्ते पे कौन दे रहा है, और रास्ते पे आप जाओगे तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। हमने बोला कि एक यूनिक एक्सपीरियंस देते, रास्ते के ऊपर अच्छी क्वालिटी की सैंडविच और पिज्जा अपन कस्टमर को सर्व करेंगे, इंग्लिश में सर्व करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे करके हमने मेनू फाइनलाइज किया कि हम जाना है तो ये प्रोडक्ट्स के साथ, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ओके ओके। तो आपने उसमें कुछ अपना यूनिकनेस वगैरह ऐड किया था? यस। सी पार्थ, मैं दुबई से कोर्स किया था ब्रेड्स की मास्टरी का। उसके बाद वो यहाँ पे एज अ शेफ काम कर रहा था विठल कामत ग्रुप में। तो वो आके मुझे बोला कि हार्दिक, मेरे पास ना एक सीक्रेट रेसिपी है, इंडिया में ऐसा ब्रेड किधर नहीं है। मैं बोला क्या है भाई बता। तो उसने होम बेकिंग में किया तो इतना मजा नहीं आया। फिर हम एक बेकर के पास गए, तो उसने उसका एक प्रीमिक्स बना के रखा था। अब वो प्रीमिक्स वो बेकर को बोला कि ये तरीके से ऐसा बना के दे देना। तो जो हमारा पनीनी ब्रेड है, इंडिया में पनीनी ब्रेड 2016 के पहले इतना कोई जानता नहीं था। जो बड़ी बड़ी 5 स्टार्स वगैरह थी सिर्फ वहां पे मिलता था। राइट। पनीनी ब्रेड, जो ग्रिल ब्रेड है वो हम खुद बनाते हैं, जो बर्गर बन वो खुद बनाते हैं। उसकी सॉफ्टनेस वो भी बिना एग डाले, बिना ईस्ट डाले।
तो वो सीक्रेट रेसिपी थी, मैं बोला कि ये सही है। इसके लिए वो प्रोडक्ट डिराइव किया और वो प्रोडक्ट में यूनिकनेस थी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। मतलब आदमी के ना 5 सेंसेस होते हैं, वो इंद्रिया बोलते हैं, और सुनना, देखना, सूंघना, टेस्ट करना, ऐसी अलग अलग। राइट। सो सुनने में भी चीज़ों का हमने नाम ऐसा यूनिक रख दिया, भोकाल बर्गर, बादशाह गार्लिक ब्रेड। तो सुनने में और बोलने में मजा आ रहा है, स्मेल करने में अच्छा लग रहा है, टेस्ट करने में अच्छा लग रहा है। ओके। सो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की। अदर क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की थी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए? सी मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ मार्केटिंग। अगर आपका कस्टमर खा के खुश होके जा रहा है तो खुद ही दूसरे को बोलने वाला है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये आज की तारीख में भी मेरा एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को खींच के लेके आता है, क्या भाई इधर खाया, मेरे को मजा आया। साथ साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस। सी एक दिन में हमने ये सब चीजें नहीं सीखी थी। जो जर्नी है, लाइक स्टॉल से हमने छोटी दुकान ली थी, छोटी दुकान से और एक छोटी दुकान ली, तो वहाँ चलते चलते एक स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग चीजें सीखे कि पहले हमारे लिए स्टॉल के ऊपर तो ये था बस प्रेजेंटेशन अच्छा देना, टेस्ट अच्छा देना, खत्म हो गया था। अब जब आप प्रॉपर एक कैफे चला रहे हो ना, तो आपको कस्टमर के टच पॉइंट्स मेंटेन करने रहते हैं। सो उनका फर्स्ट टच पॉइंट जब वो एंटर करते हैं आपके स्टोर के अंदर, दरवाजे के अंदर, यू शुड हैव अ गुड वाइब। एक सॉफ्ट म्यूजिक चलना चाहिए, ठंडी हवा चलनी चाहिए, नजरों के सामने कचरा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट प्लेसमेंट होनी चाहिए, स्टोर का कलर कॉम्बिनेशन हम उस हिसाब से सेट करते हैं कि जिससे लोगों को भूख लगे एंड दे फील गुड। आप अंधेरी वाली जगहों पे जाते हो तो यू फील लाइक चलो फटाफट निकलते, फटाफट निकलते। करेक्ट। सो ब्राइटनेस लाना, उसके बाद उनको वहाँ पे फ्रेश एयर देना, उनको कैसे कस्टमर्स को ग्रीट कर रहे हैं, ये छोटे छोटे टच पॉइंट्स हम डिस्कवर करते करते एक एक्सपीरियंस बना दिया। फूड इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग इट ऑन योर प्लेट एंड ईटिंग, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग एल्स नाउ। तो अभी मतलब आपके टोटल कितने स्टोर है? अभी मेरे पैन इंडिया 52 साइन स्टोर्स है, एंड मतलब एवरी मंथ राइट नाउ वी आर ओपनिंग 4-5 मोर स्टोर्स। ओके। और ये आपने स्टार्ट किया था 2016 में, तब से 2022 तक, बीच में के 2 साल तो हम लोग थोड़ा छोड़ ही देते हैं बिकॉज कोविड ने बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस की वाट लगाई है। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे। बट ये फ्रेंचाइजी मॉडल अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स खुद के फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। तो व्हाट इज द एक्चुअल फ्रेंचाइजी मॉडल? ये कैसे वर्क होता है फॉर अ पर्सन की जो, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, तो वो क्या मॉडल होता है उनका, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कैसे वो प्रोसेस होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सी फ्रेंचाइजिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हर चीज का हर जगह पे एक रेप्लिका होता है। It's replicating your successful business model in other place. Okay. अब आप फ्रेंचाइजी जैसे कि कुछ भी चीज की हो सकती है, ये तो फूड इंडस्ट्री की फ्रेंचाइज अभी बहुत बूम हो रही है। राइट। पहले के जमाने में इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलते थे। सो डिस्ट्रीब्यूटरशिप किस चीज की? पार्ले, मैंने हमारे यहाँ पे था एक पार्ले का डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत पैसे वाला है। तो लोग क्या सोचते थे, मोनोपोली बिजनेस हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्ट की मोनोपोली रहती है। एक यूनिक अच्छा प्रोडक्ट मेरे पास है पार्ले जी जो बिकता है, उसकी मोनोपोली। अब फ्रेंचाइज बिजनेस, ये चीज आपको एफएमसीजी में करनी बहुत आसान है। समझो आप टायर की फ्रेंचाइज ले लो, आप कुछ प्रोडक्ट की ले लो, बट इन फूड इंडस्ट्री ना इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। राइट। अपनी इंडस्ट्री का एक ही बाप है, मैकडॉनल्ड्स, जिसने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। शुरू शायद किसी और ने किया रहेगा, बट मैकडॉनल्ड्स ने कॉन्सेप्ट को प्रूव किया कि नहीं, फ्रेंचाइज बिजनेस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप एक ही जगह पे गरम खाना लोगों को खिला सकते हो, एक ही टाइप का गरम खाना अलग अलग जगह पे खिला सकते हो विद द सेम टेस्ट। ये मैकडॉनल्ड्स ने लोगों में भरोसा लाया। अब कस्टमर्स में उसने भरोसा लाया, इसलिए इज द फर्स्ट मूवर, वो एडवांटेज उसको मिल गया। उसके बाद तो काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, बर्गर किंग, सबवे एंड ऑल। बट इंडिया में ये चीज की कमी थी। इंडियन मार्केट अगर आप देखो ना, इंडियन मार्केट इज मोर ऑफ ऑन स्पाइसेस। अपना फूड बहुत स्पाइसी रहता है, मसालों का खेल रहता है। आपकी मम्मी अलग बनाएगी, मेरी मम्मी अलग खाना बनाएगी, तो इट्स ऑल अबाउट माप मेजरमेंट। तो इंडियन फूड को स्टैंडर्डाइज करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। फ्रेश रख के आपको फ्रोजन करना तो हो जाएगा, तो उसमें एक एसओपी बनाना, मैनुअल बनाना और उसको सक्सेस को रेप्लिकेट करना। पहला फ्रेंचाइज बिजनेस का सबसे पहला रूल मैं बोलूँ ना, आप खुद प्रॉफिटेबल हो। अगर तुम खुद प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को क्या रेप्लिकेट करके दोगे? आजकल हम बहुत देखते हैं ब्रांड ऐसी आ रही है जा रही है कि खुद कुछ कमा नहीं रहे हो, दूसरे को फ्रेंचाइज बेच रहे हो, उससे कमा लेते हैं वैसा। सो मतलब जो भी फ्रेंचाइजी लेता है बंदा, तो उनको लोकेशन कैसे लेना है, लोकेशन कौन सा लेना है, वहाँ से लेके आप लोग हेल्प करते हो? यस। ओके। सो
ये इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब पहले वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं आप लोगों के बीच में, कुछ डिपॉजिट अमाउंट होता रहेगा, सो वो टोटल प्रोसेस क्या होता है एक शॉर्ट में थोड़ा? इट्स अ हैंड होल्डिंग प्रोसेस, सिंपल है। आपको खाने का धंधा खोलना है, आपने मेरा प्रोडक्ट कहीं पे देखा, खाया या सुना रहेगा, तब जाके आप मेरे पास आए फ्रेंचाइज लेना। तो हमारी टच पॉइंट बाय टच पॉइंट अलग अलग टीम है, लोकेशन की अलग टीम है। एक टीम आप जो शहर बोल रहे हो, उस शहर के गूगल कोऑर्डिनेट्स के साथ आप अपना काम ना बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत इजी कर दिया। ये सबवे, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा, हजारों करोड़ लगा के रिसर्च कर दिया और अच्छी लोकेशन पे बैठ गए। तो हमने सिंपल है, बाजू में जाके बैठना है, खर्चा उन्होंने किया, फायदा अपना आ जाता है। तो सिंपल लॉजिक यूज कर रहे थे और साथ साथ में वहाँ की डेमोग्राफिक्स और जोग्राफिक्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है कि क्या सी माय प्रोडक्ट एज फूड अड्डा, हमारा प्रोडक्ट इज मोर ऑफ यूथ कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, बिटवीन 16 to 35 इज माय टारगेट ऑडियंस। वहाँ पे कॉलेजेस है कि नहीं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस है कि नहीं, ये सब देखते हैं। उसके बाद उनको लोकेशन जब फाइनल करते हैं तो हर दुकान तो एग्जैक्टली सेम तो रहने नहीं वाली, तो उसके लिए हमारी इंटीरियर टीम फिर रोल में आती है। सो अकॉर्डिंगली वो रेप्लिकेट यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं एज इट इज। उसके बाद उनके लोकली वहाँ से जो भी सिटी से हो, वहाँ से हम लोग हायर करते हैं कि जो लोग को कांदा टमाटर काटना आ गया, फिर हमारे सेंट्रल किचन के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होती है, ओपनिंग होती है। ओपनिंग के टाइम पे उनको, आपको क्या पता है एज अ फ्रेंचाइज ओनर, आपको कैसे पता चलेगा मेरे को चटनी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया? आप वो सब पे फोकस करोगे, कस्टमर मैनेज करने पे फोकस करोगे। तो फ्रेंचाइज लेने पे ब्रांड आपको ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग दे देते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अपना। ओके कि क्या है, कैसा है, आपको ढूंढने नहीं जाना मैं पाव कहाँ से लाऊं, मैं चीज कहाँ से लाऊं, सारा का सारा आपको प्रोक्योरमेंट आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर करवा देते हैं। सो आप फ्रेंचाइज में लोगों को लगता है, ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में घुस गया कि कंपनी सब कमाता है, कंपनी सब कमाता है, पर कंपनी आपको हैंड होल्डिंग करके देता है कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको बैठ के मुस्कुराना है, कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, दैट्स इट। ओके। और अगर कोई ऐसा ब्रांड है, मतलब जैसे कि आपका फूड अड्डा जैसे आपका ब्रांड है, तो ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स है जो कि खुद की फ्रेंचाइजी मार्केट में लाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि खुद का फ्रेंचाइजी मॉडल खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए या क्या प्रोसेस होता है? जैसे हमारा प्रोसेस था, मैंने आपको बताया कि मैं एक फ्रेंचाइज कंपनी के पास गया था, उनका नाम नहीं लेंगे, एज अ कस्टमर बन के, राइट। तो उनको सबसे पहला प्रोसेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे फ्रेंचाइज बिजनेस हो या नहीं, सबसे पहला प्रोसेस है आप एथिक्स लाओ आपके बिजनेस में। एथिक्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। कंपनियां आई, फ्रेंचाइजेस 100, 150, 200 फ्रेंचाइजेस स्पीड में खोल दिए, फिर बेचारा फ्रेंचाइज ओनर परेशान, क्योंकि उनके सीए एमबीए वो 2-3 सेल्स की टीम को ऐसा अनलीश कर देते हो आपका एक इन्वेस्टर के ऊपर। एक पोटेंशियल लाख रुपए की सैलरी वाला आदमी, उसके पास 10-12 लाख सेविंग्स रहती है, उसको वो लोग कैसे तैसे कोई भी ब्रांड बेच देते हैं उनका 2-5-10% कमीशन के चक्कर में। अब वो आदमी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऑपरेशनल कैपिटल में भी इतना मर जाता है। तो आप अगर नया ब्रांड लेके आ रहे हो, जैसे आपका क्वेश्चन था, तो आप पहले आपका ब्रांड का कॉन्सेप्ट प्रूव करो आप अपने आप को। अगर मैं मेरे ब्रांड से खुश हूँ, मैं कमा रहा हूँ मेरे खुद के स्टोर के ऊपर, तब मैं इस सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाऊंगा दूसरी जगह पे। तो ये एथिक्स अगर आप में रहेगा ना, शायद 2 साल लगेंगे, शायद 3 साल लगेंगे। सी वी स्टार्टेड इन 2016, बट हमने फर्स्ट फ्रेंचाइज बीइंग सच लाइक, हम लोग का रेवेन्यू मॉडल बहुत हाई था, हमको बहुत क्वेरीज थी, 70-80 क्वेरीज के बाद वी रिस्पॉन्डेड टू द फर्स्ट क्वेरी एंड वी ओपनड अ फर्स्ट फ्रेंचाइज इन 2018, दैट इज 3 years। वी गिव फकिंग 1000 days, 1000 दिन आप एक चीज को दो, प्रोडक्ट परफेक्ट करो, कॉन्सेप्ट परफेक्ट करो, फिर जाओ बेचने। उसके बाद अगर हमने पीछे से सारी चीज परफेक्ट नहीं की होती तो बीच बीच में हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो जाता था। करेक्ट। अब पीछे से सारी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन, एसओपी, ये वर्ड्स ना बहुत बार बार मेरे मुंह पे आते, बिकॉज पूरा दिन दिमाग में वही चलता रहता है, स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड करो, परफेक्ट करो, परफेक्ट करो, परफेक्ट करो, वैसा। तो नया जो एंटरप्रेन्योर एक अपना खुद का कैफे या कोई और प्रोडक्ट का फ्रेंचाइज ला रहे हैं ना, पहले वो खुद सेटिस्फाई हो जाए और उसका नियत ये साफ होना चाहिए कि मेरा ब्रांड अगर कोई और चला रहा है, वो मुझे आज पैसा दे रहे हैं, आज पैसा तो दे देगा, लेकिन कल वो वापस मुझे पैसा दे पाएगा, वो खुद कमा पाएगा, राइट, कस्टमर को सही सर्व कर पाएगा। कुछ क्वेश्चनर्स है, बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व कर दे तो कर लेगा, कोई भी कर सकता है फ्रेंचाइजी। ओके। तो अभी हम लोग आते हैं थोड़ा टफ टाइम पे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फूड ब्रांड्स थे या फिर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में तहलका मच गया था, इन शॉर्ट कोरोना के टाइम पे। तो आपने वो सब टाइम कैसे फेस किया या कैसे सर्वाइव किया उस टाइम पे? बिकॉज उस टाइम पे सर्वाइव करना ही ब्रांड्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है? तो वहाँ से सर्वाइव करके आगे उसको ग्रो करना इज लाइक
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ आपने कैसे अचीव की, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और उसको कैसे आपने मतलब टैकल किया उन प्रॉब्लम्स को? तो कोविड में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया कि हमारी 3 स्टोर्स बंद हो गई बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इश्यूज, रेंटल कुछ स्टोर्स में हमको ओनर्स की तरफ से रिलीफ मिली थी रेंटल में, बट कुछ स्टोर्स में वो रिलीफ ही नहीं मिल पाई, पूरा रेंट पे करना पड़ा हमको, सारी चीजें करनी पड़ी। तो वो सेटबैक लिया, हम थोड़ा मतलब 2 कदम पीछे गए, स्टैंडर्डाइज वापस थोड़ा कॉन्सेप्ट में चेंज लाए कि अब तक फ्रेश सर्व करना हमको बहुत अच्छे से आता था, घर पे हम अच्छे से कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट एट पार लेवल व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो उस टाइम पे हमने डिलीवरी के ऊपर फोकस बढ़ाया, खुद की ऐप लेके आ गए, जैसे मैंने आपके कहा कि स्विगी और जोमेटो द एग्रीगेटर्स दे वर ब्लीडिंग मनी आउट ऑफ अस। आउट ऑफ 100 रुपीस बिजनेस यू डू, दे चार्ज यू 25% कमीशन। 25 रुपीस मींस बोलो तो आपका प्रॉफिट का 50% होगा ना, राइट, सेल वैल्यू में से। उसमें भी कंपटीशन इतना, वो कोई भी ऐप खोलो 1000 रेस्टोरेंट सर्व कर रही है, ऊपर दिखने के लिए आपको उनको महीने का 10-20 हजार एड्स का देना है, उसके ऊपर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो कोई दूसरा डिस्काउंट देने वाला तो बैठा ही है, 10-20% डिस्काउंट दो, हाथ में बचा के आपका फूड कॉस्ट। तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए भी केम अप विद आवर ओन ऐप, बोला खुद का ऐप रहेगा ना हमारा। तो मेरे कस्टमर को जो मैं 25% उसको स्विगी जोमेटो को दे रहा हूँ, 15% एक एवरेज डिस्काउंट कोई भी रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स भी गिन लो, जोमेटो पे देता ही देता है, स्विगी पे देता ही देता है। 40% आपके रेवेन्यू का डायरेक्टली उसको दे रहे हो, मैं 40% का फायदा मेरे ऐप के ऊपर डायरेक्ट कस्टमर्स को दे रहा हूँ, एंड कस्टमर इज हैप्पी एंड आई हैव दैट डेटा। सी ऑन अ लॉन्ग रन, अगर बिजनेस आज नहीं आज 25 साल बाद देखो ना, इट विल रन ऑन डेटा। सो डेटा तो आपको मेंटेन करना जरूरी है आपके कस्टमर के साथ, आपको कस्टमर का बिहेवियर। तब आज मेरे को नहीं पता क्या आज हम जो कर रहे हैं, शायद इसी चीज में से कुछ लेसन 2035 में मेरे को मिले कि यार वो टाइम पे कस्टमर ट्रेंड ऐसा था, कस्टमर डेटा ये था। तो वो टाइम से हमने डेटा मैनेजमेंट सीखा, कस्टमर का डिलीवरी मैनेजमेंट सीखा, एंड वी थॉट कि नाउ दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी वेयर everyone is searching for new business opportunities and we can provide it perfectly. Post COVID, pre COVID we were 17 outlets sold, that was in 2020. Post COVID we are 52 outlets, we've tripled the number and we are not stopping here, every month और 4 नई outlets खुल रही है हमारी। ओके, तो आपका इन सब अभी 52 जो आपके आउटलेट्स है, तो उसमें आपका टर्नओवर कहाँ तक पहुंचे है? So see, revenue streams is 2 different parts. So मेरी कंपनी का रेवेन्यू इज द रॉयल्टी व्हाट आई अर्न फ्रॉम दैट। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू मतलब 100, आप 100, आप मेरे फ्रेंचाइज ओनर हो, 100 रुपए आपके यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, तो 100 रुपए मेरा रेवेन्यू नहीं, मेरा रेवेन्यू उसमें से 6% है खाली। सो ग्रॉस रेवेन्यू तो अभी नंबर्स रिवील नहीं कर सकते हैं, बट लास्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड अबाउट द वैल्यूएशंस पार्ट, जैसे हम डिस्कस किए, सो अब हम लोग वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस आर प्रॉफिटेबल। तो मैं बोला यार कोई 20 लाख रुपए फ्रेंचाइज ओनर अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रहा है, महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है, व्हाई नॉट डू इट बाय आवरसेल्व्स? बट फॉर दैट वी नीड ह्यूज नंबर ऑफ मनी। सो वी वेंट टू लॉट ऑफ ऑलमोस्ट अब तक 80-85 ECs क्रॉस हो चुके हैं, वी विजिटेड देम एंड वी पिच्ड आवर ब्रांड, वी पूरा पिच किया कि भाई ये प्रोजेक्शन 80-85 इन्वेस्टर्स तक आप पहुंच चुके हैं, 85 इन्वेस्टर्स को 1-to-1 मीटिंग करके वहां पे पीपीटी प्रेजेंट करके आ चुके हैं। ओके, अब तक नहीं मिला, सक्सेस पर मिल जाएगा, चाहे 800 होगा या 8000 होगा, कभी तो होगा ही। कोई तो एक हमारे जैसा बावला होगा कि नहीं भाई मेरे को ये ब्रांड में भरोसा है, कर लेंगे, हो जाएगा। सो एट दैट टाइम वी वेंट टू मर्चेंट बैंकर, आई वाज नॉट फाइंडिंग दैट वर्ड। मर्चेंट बैंकर हमारे सीए ने दिया एंड देन उनके पास वैल्यूएशंस वगैरह करे विद करंट नंबर्स एंड ऑल। सो इन 2022 द फाइनेंशियल ईयर व्हिच वी एंडेड, वी वर वैल्यूड एट 25 crores। 2022 अभी मार्च 31 2022 को हमारी फाइनल वैल्यूएशन थी 25 crores। ओके, एंड और आपने ये शुरुआत कितने में किया था, मतलब ये जब स्टार्ट किया था? 50,000 रुपीस मेरी सिस्टर से लोन लेके। वाह, ग्रेट। तो ये जर्नी मतलब यहाँ पे 25 करोड़ पे आके अभी रुका हुआ है, जो कि आगे जाएगा। राइट। ओके, तो कोरोना के पीरियड में आपने ऐसी क्या 2-3 चीजें सीखी कि यार ये चीजें मुझे इस दौरान सीखने को मिली, जो कि मेरे को लास्ट मतलब जब तक मैं बिजनेस करूंगा तब तक मैं इसको इम्प्लीमेंट करता रहूंगा मेरे बिजनेस में, या फिर मैं इसको भूलूंगा नहीं कभी? एक चीज मैंने सीखी, सबसे इम्पोर्टेंट थी, आउट ऑफ द बिजनेस लोग कमाओ। you pay the people who work for us, who are with us, who are our team members। मैंने आपको पहले बताया, जैसे I've seen कि big restaurants 30 साल से बैठे हैं, they are doing 5-6 lakhs का business per day, and on the 3rd day of lockdown
दे आर जस्ट लेइंग ऑफ देयर स्टाफ, उनको बोल रहे तुम हमारा रूम भी खाली कर दो, हमको भाड़ा नहीं भरना रूम का। उनको मालूम है 3-6 महीना लॉकडाउन रहने वाले, 150 स्टाफ को 2000 सी। वी आर इन मुंबई, मुंबई इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। लोग हमारे यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं 2000-3000 किलोमीटर दूर से अपने गांव से, जहाँ से उनके मतलब उनके घर से बस स्टॉप इज 2-3 आवर्स, मतलब स्टेशन 6-6 घंटा दूर तो रेलवे स्टेशन है। उनके घर ऑलमोस्ट लकड़े के बने हुए हैं, तो वहां से काम ढूंढते हुए तभी इंसान 10-12 हजार में अपना घर बार बीवी बच्चा छोड़ के आएगा। बिकॉज फूड अड्डा में हमारे सैंडविच पिज्जा 200-250 का मिलता है, वो टाइम पे लोग वड़ा पाव को क्रेव कर रहे थे। सो ये एक चीज बिजनेस वाइज मैंने सीखी। एक चीज मैंने सीखी ह्यूमैनिटी पे कि लोग कमाओ, लोगों का अच्छा करो। बिजनेस वाइज सीखी, जब मौका मिलता है ना आप चौका मार लो। मुंबई में मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स के अलावा किसका भी वड़ा पाव किसी को मजा नहीं आएगा, पर उस टाइम पे वेंडर्स नहीं थे एंड वी वर वर्किंग ऑनलाइन, राइट। सो उस टाइम पे हमने हमारी मुंबई की सारी स्टोर्स पे वड़ा पाव लाइव कर दिया एंड पीपल वेंट क्रेजी। मुंबई का को आप महीने भर तक वड़ा पाव नहीं दोगे तो वैसे ही मर जाएगा। सो हमने बोला कि मौका है, वड़ा पाव बेचेंगे, वड़ा पाव से बुलाएंगे अंदर, अंदर अपना पार्सल देंगे। तभी तो हमारा डाइनिंग एटिंग अक्टूबर तक बंद था, फ्रॉम मार्च 2020 टू अक्टूबर 2020। सिर्फ डिलीवरी दे रहे थे या टेक अवे दे रहे थे हम। उस टाइम पे हमने थोड़ा बहुत खींचा बिजनेस, 5-5 हजार वड़ा पाव एक दिन में बेचे। वो 5 हजार वड़ा पाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, 5 हजार कस्टमर इंपॉर्टेंट है। मौका मिला, चौका मारा, वो कस्टमर दैट मेड अस अ लॉट। एक हाउस होल्ड नेम बना दिया जहाँ जहाँ पे हमारी स्टोर्स थी। सो लोगों को भी खाने का मन करता है ना, तो हाँ भाई फूड अड्डा। अभी मैं वड़ा पाव नहीं बेच रहा हूँ, राइट नाउ आल्सो वी आर नॉट सेलिंग, वी जस्ट सोल्ड इट फॉर 6 months। ओके, भीड़ जमा कर ली। ओके। हार्दिक भाई, अभी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको फूड बिजनेस में आना है और वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसको कौन से एस्पेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए? अगर फूड बिजनेस में कोई आ रहा है ना, तो पहले तो उसको एक एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। बिकॉज फूड बिजनेसेस आप किसी के खाने के साथ खेल रहे हो, सो यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिएंट्स, यू हैव टू गुड नॉलेज अबाउट क्या कॉम्बिनेशंस बिठा सकते हो। उसके बाद ये तो हो गए आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। अगर आप नया बिजनेस ला रहे हो तो मॉरली आपको ये समझना है। उसके बाद आपको मार्केट समझना है, आपको आपका राइट लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। तो वहाँ पे क्या क्या मतलब फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा कि उसको पोजीशनिंग कैसे करना है? फर्स्ट प्राइसिंग, सेकंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को आप कौन से टारगेट ऑडियंस को बिठाना चाहते हो। जी आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते मेरा टारगेट ऑडियंस सब है। आपको एक टारगेट ऑडियंस आपका हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा। इवन इन फूड इंडस्ट्री, एज अ यूट्यूबर तो आपको बहुत ही जरूरी है वो सारी चीजें, बट इन फूड इंडस्ट्री इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि स्टार्टिंग के कस्टमर्स ना आपका एक टारगेट ऑडियंस बेस्ड रहता है। अगर आप पंजाबी बेचते हो तो आपका टारगेट ऑडियंस 35 एंड अबव ही है ज्यादा। एंड अगर आप समझो फास्ट फूड बेच रहे हो, सैंडविच पिज्जा हो गया या रोल्स हो गया, सो इट इज गोइंग टू बी बिलो 35। टारगेट ऑडियंस आप सही से ढूंढ लो, शेफ सही से ढूंढ लो कि जो जिसका फ्लेवर सही रहे, स्टैंडर्ड डेली रहे कि आपके इधर में आज आया, खा के गया, कल वापस आया, कल कुछ और टेस्ट नहीं मिलना चाहिए। और फूड इंडस्ट्री में मतलब फूड बिजनेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वाट लग जाएगी? इन शॉर्ट हाइजीन मतलब रोज सुबह हाइजीन के लिए तो आप मानोगे नहीं, हमारे हर स्टोर में मतलब चिल्लम चिल्ली कर देते हैं हम। हाइजीन क्लियर मेंटेन करना है, किचन के अंदर, किचन के बाहर। सफाई जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, पहला तो। दूसरा, आप किसी के हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते। आप कुछ भी मतलब लकड़े का जो अनस्टैंडर्डाइज, जो लोगों को लगता है कि फूड लाइसेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट वो सही है। अगर आप लकड़े के प्लैंक के ऊपर चक्कू से काटोगे कांदा या टमाटर, तो 2 नहीं 4 दिन में उसमें कीड़े आने ही वाले हैं जो आपको नहीं दिखेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड डीप क्लीनिंग, डे टू डे डीप क्लीनिंग। आलस बहुत आता है लोगों को, आदमी को भी आता है। आप आदमी को बोल के भाग नहीं सकते बेटा कर देना मैं जा रहा हूँ घर पे, नहीं। आपको सर पे खड़ा रह के स्टार्टिंग से वो आदत डालनी पड़ेगी कि साफ सफाई सबसे ज्यादा वो चीज है कि वो नहीं तो कुछ नहीं। तो हार्दिक भाई, अभी मतलब आप फ्यूचर में कहाँ पे देखते हो अपने इस ब्रांड को? मेरा विजन और मिशन एकदम ही क्लियर है। तो इंडिया का ना, दिस इज गोइंग टू बी द एंकर ब्रांड। कहीं पे भी जाओ, हर एयरपोर्ट के ऊपर, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर, हर हाई स्ट्रीट के ऊपर, देयर इज गोइंग टू बी एन इंडियन ब्रांड नेम बाय फूड अड्डा, जो आपको एक भरोसा दिलाएगा। फूड अड्डा का बोर्ड देख के ना आपको आज से 10 साल बाद आपको ऐसा कहा फूड अड्डा में टेंशन नहीं है, खाना अच्छा मिलने वाला है, हाइजीन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। फ्यूजन से तो हम लोगों को लुभाते ही है, लोग हमको इतना प्यार दे ही रहे। बट आई वांट दैट कि नॉट जस्ट इन इंडिया,
ये इंडियन क्यूजीन को ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हम लेके जा रहे हैं। अब आप यूएसए में जाओ, यूके में जाओ, जर्मनी में जाओ, इंटरनेशनल एरियाज में, वहाँ पे इंडियन स्ट्रीट्स पे भी ना इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, इट इज गुड दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिंग आवर डिफरेंट कल्चर्स, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, बट उसको भी वो एक जनरलाइज करते हैं कि वो सपेरा का जो इन्होंने बना के रखा है ना इंडिया का इमेज, वो चेंज करना है। उनके क्यूजीन में घुस के प्योर वेज में हम उनसे अच्छा खाना देंगे, उनके ही स्ट्रीट्स पे, अपने स्ट्रीट्स पे तो देंगे। राइट राइट। एक्चुअली मैंने मतलब एक इंसिडेंट भी आपके साथ शेयर किया था, एंड ये आपका एक यूएसपी बन सकता है कि अभी रिसेंटली मैं दुबई गया हुआ था, और वहाँ पे मतलब मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो मेरे लिए तो इट वाज इजी फॉर लाइक सर्वाइवल। तो बट मेरा एक जो दोस्त था मेरे साथ, तो वो नॉनवेज नहीं खाता है, तो उसके लिए वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो गई, बिकॉज उसको कहीं पे भी ऐसा वेज खाना नहीं मिल रहा था। तो वो फ्रूट जूस या फिर इंडिया से मतलब हम लोग कुछ लेके गए थे खाना, जैसे कि बाकरवड़ी वगैरह ये सब चीजें, तो वहीं खा के उसने पूरा ट्रिप निकाला है। तो उसके दिमाग में वहां पे बहुत चल रहा था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए मार्केट में कि जो ये नीड्स मतलब फुलफिल करे। तो एक्चुअली इट इज योर बिकमिंग योर यूएसपी इन द वेज मार्केट। डेफिनेटली, एंड दिस इज माय ड्रीम के प्योर वेज अच्छा खाना किसी को देखना होना, तो इट हैज टू, फूड हैज टू कम फर्स्ट टू देयर माइंड, बहुत ही क्लियरली। और अगर गोल क्लियर है ना आपका, हो जाएगा। आज नहीं, 10 साल बाद होगा, पर होगा जरूर। राइट राइट। हार्दिक भाई, मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई अंडरस्टैंड लाइक पेन कहाँ पे है यहाँ पे एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में जो मतलब एफर्ट्स लगते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका एक जगह पे स्टोर नहीं है, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल स्टोर्स है, और उन स्टोर्स को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती होगी। तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम बना के रखे, कौन सी टीम्स है, कौन से लाइक प्रॉब्लम्स पे वो लोग फोकस करते हैं, और वो आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो हर एक इश्यूज को? फर्स्ट मैंने कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब नहीं की, एंड मैं रास्ते के ठेले से इतना बड़ा ब्रांड बना है, सो आई डोंट नो हाउ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क्स और व्हाट, बट ये चीज है कि लाइफ में आपको लर्न कंटिन्यूस करते रहना है। इसके लिए मुझे नहीं आता था, तो अपने को ऐसा हीरो नहीं बनना है कि नहीं मेरे को सब आता है, मैं सब कर लूंगा। यू हैव टू हायर द राइट पीपल एंड यू हैव टू ट्रस्ट देम। सो राइट नाउ, एज आई टोल्ड you, we have hired people who are double than my age. I'm 26 and we have hired people of 53, 55 years of age with industry experience of food industry, 25 साल के। मेरा एनर्जी है, मेरा क्रिएटिविटी है, बट उनका एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस मेरे को काम आएगा। एंड whenever you hire someone, ऑब्वियसली बात है कि ऐसे अंदर ट्रस्ट मत करो, बट यू लीव समथिंग टू देम। टीम बिल्ड कर रहे हो ना, तो टीम आप खुद ईट नहीं रखोगे। राइट राइट। टीम अपने आप बिल्ड होती है, वो खुद ग्रो करेंगे। वो भी अगर मेरी कंपनी में कोई ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो एक ग्रोथ के लिए ज्वाइन करता है। ऐसा थोड़ी है कि आके बैठ जाना है, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी ऑफिस थोड़ी है, उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी बड़ा बनना है। सो वी हैव प्लान्ड लॉट ऑफ ESOPs एंड एवरीथिंग। आप एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी से खुश नहीं कर सकते। राइट। सी एवरीवन इज, वी हैव बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव अ ग्रेट टीम एंड एवरीवन इज वेरी मच लॉयल, बट वी हैव गुड प्लान्स फॉर देम के टुमारो आई नो दैट माय कंपनी, आवर विजन कि वी आर गोइंग टू बी अ $1 billion कंपनी मे बी इन 10 years or 20 years। तो उनको भी, जो मेरे साथ अभी से जुड़े हुए, मेरे को उनको भी साथ लेके चलना हुआ है, और उनको ये चीज का भरोसा है कि नहीं, ये हार्दिक का जो टीम है, तो वो आगे भी हमारे साथ में ही चलने वाले। जब तक हम काम सही से करें, हम अच्छा रिजल्ट्स लाके दे रहे हैं, और उनको क्रिएटिविटी करने दो, तो काम होगा, वरना नहीं होगा। आप ही करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। राइट राइट। तो आपकी जो टीम है, ये सब कैसे हेल्प करते हैं आपको इन सब चीजों में? सो एवरीवन हैज अ डेडिकेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट। सी वी आर 4 partners. So one is leading the operations part, one is leading the accounting and like legal part, licensing and everything. One of my partners, जैसे मैंने कहा, Park, he's a chef, so he's taking care of the creative part and the purchase part. I'm taking care of the marketing and operations all together. साथ साथ में सारी चीजें देख रहे हैं। So हमारे सब चारों के नीचे we have 2-3 people directly reporting to us about all the franchise. It is a massive operation. Just एक fast food chain चलाना, it's looks like easy. बट आपको उसमें परचेज हैंडल करना है, लॉजिस्टिक्स हैंडल करना है, प्रोक्योरमेंट हैंडल करना है, आपको HR हैंडल करना है, स्टाफ ट्रेनिंग हैंडल करना है, एंड लीगल लाइसेंसिंग इज द वन ऑफ अ डिफिकल्ट पार्ट। ऐसी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टीम रख दी है, एंड एवरीवन इज वेरी मच डेडिकेटेड। रोज उनको मोटिवेट करना जरूरी है। सो वी हैव अ ब्रीफिंग सेशन फर्स्ट 11 AM विद द फ्रेंचाइज ओनर्स, देन विद आवर टीम। सो एक बार वी हैव अ 0 hour रूल, रोज सुबह एक 0 hour बनाते हैं, वेयर ऑल माई टीम इज ऑल टुगेदर ऑन अ जूम कॉलम। देश के कोई भी कोने में रहे, या कोई ऑफिस पे रहता है, कोई गोडाउन पे रहता है, सब अलग अलग स्टोर्स पे जाते हैं, बट एक 0 hour के ऊपर ना पूरा दिन का शेड्यूल बनता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ओके ओके ठीक है, कल में तेरे में क्या क्या तकलीफ था, ओके डन। एंड रात को वी हैव दिस EOD कि रात को आप 0 hour में जो जो डिस्कस किया वो हुआ, ओके ये नहीं हुआ, ओके लेट्स पुश इट टुमारो, ये प्रॉब्लम्स है, ओके लेट्स रिजॉल्व दिस, डन।
सो वैसे काम होता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हमने। ओके ओके। जो भी मतलब यूथ हमें देख रहा है, मतलब जो 18 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड, ऐसे जो बंदे हमको देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, आपका क्या गाइडेंस रहेगा एज अ बिग ब्रदर? एज अ बिग ब्रदर, छोटा ही भाई हो आप सबसे, 26 ईयर ओल्ड। इट्स जस्ट सिंपल कि आप किसी चीज़ से प्यार करो और उसको बहुत ही ईमानदारी से एवरी डे फॉलो करो। एवरी डे, हर दिन एक ही चीज़ को अच्छे से करते रहोगे ना, तो स्मॉल बेबी स्टेप्स, बट आपका जो बड़ा टारगेट है ना वो हो जाएगा। बट एक है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। डिस्ट्रैक्शन एज इन, सी डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट कि जैसे कि अल्कोहलिज्म हुआ, कि आजकल जो ड्रग कल्चर है वो हुआ। डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कि 2-2 घंटा वो रील्स पे स्वाइप करते रहना। आई सीन पीपल 3-3, 6-6 घंटे हमारे स्टोर्स के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे बैठ के बच्चे पबजी खेल रहे हैं 18 साल के। 2-2, 3-3 घंटे आप कितना कुछ कर सकते हो। यू कैन लर्न, आप यूट्यूब देखो, आप कुछ यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट मिल रहा है, कुछ सीखो एंड कीप ग्रोइंग। सी मस्ती मजाक सबको करना है, करो, बट उसका टाइम रहता है। एंड एवरीवन, जब आप 30 टर्न करोगे ना, अगर आपने आपके 18, 20, 22 में सिर्फ मजे ही किए ना, तो आइदर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी एंड जैसे कि अभी जो टेक्नोलॉजी का ये बूम चल रहा है, या तो आपको एकदम गीक कोडर हो, आपके पास वो टैलेंट है, तो आप सक्सेस बन जाओगे। वरना 30 की एज के आप बोलोगे यार शेयर वो टाइम मेरे को यूटिलाइज करना चाहिए था। यू हैव द टाइम, वी डिड नॉट हैव द टाइम टू लर्न। जितना टाइम मिलता है पढ़ते रहो, करते रहो और ईमानदारी से काम करो, ऊपर वाला सब सही कर देता है। सो हार्दिक भाई, इट्स क्वाइट अ फनी पार्ट, रैपिड फायर क्वेश्चन आपने बहुत जगह पे सुना होगा, तो आपको बहुत फास्ट इसका जवाब देना है। I'll start with the first one. Number 1, watching or reading? Reading. Number 2, favorite movie? ऑफ लेट तो KGF है अभी। Okay, single or taken? शादीशुदा हो सर। Okay, okay. Have you ever won a bet? Have you ever won a bet? हाँ, बचपन में मैच हम लोग सील मैच खेलते थे क्रिकेट की, मेरी बिल्डिंग वर्सेस तेरी बिल्डिंग, 5-5 रुपए पर हेड से मजा आता है। Okay. Money or happiness? Happiness. A night out or night in? Night out. Okay. Learn by watching or learn by doing? Learn by doing. Okay. What makes you hopeful? Because never losing hope is always good. दुनिया उम्मीद पे चलती है, चलते रहो। What is success for you? Success is not just for me. Success is creating a good organization and creating happy people in your organization. मतलब अगर मैं सिर्फ अकेला खुश हूँ तो दैट्स नॉट माई सक्सेस। अगर 100 करोड़ भी कमा लिए मेरे लिए, दैट इज नॉट सक्सेस। मेरे साथ मेरे पार्टनर्स, मेरी टीम, मेरे फ्रेंचाइज ओनर्स एंड मेरे एंड कस्टमर्स खुश है, मेरे फैंस है, तो दैट्स माई सक्सेस। Okay. Name a person who inspires you. See, there are many, but the most inspiring person what I think is my dad. Okay, great. What was your first job? As a sari salesman. Okay, खुद okay. ड्राइव करके साड़ियाँ बेचता था। Okay, okay. Favorite game of all time? क्रिकेट। Okay. Name a song that makes you happy. नेम अ सॉन्ग, सॉन्ग्स तो बहुत सारे सुनते रहता हूँ, बट सबसे मेरा शाहरुख खान इज माय फेवरेट एक्टर एंड चांद तारे इज लाइक मेरा डेली प्लेलिस्ट में रहता है। ये सुबह गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ऑफिस आने को तो चांद तारे, तो रोज सुबह मोटिवेशन मिलता है, चांद तारे तोड़ लो सारी दुनिया। Okay, okay, okay. YouTube or Instagram? फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस वाइज बोलो, मेरे ब्रांड पे प्रोडक्ट के लिए इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे मेरा राइट ऑडियंस कनेक्ट करता है, एंड फॉर लर्निंग 500% यूट्यूब। Okay. Fame or money? फेम और मनी, सब दोनों ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर दोनों में ऑप्शन दे दो तो आई थिंक फेम से मनी तो जनरेट होता है, मनी से फेम नहीं आता है। Okay, okay. All right, so that's it. That's it in the rapid fire question. थैंक यू सो मच, मतलब बहुत सारे इंसाइट्स मिले रिगार्डिंग द फूड इंडस्ट्री आपके साइड से, एंड आई होप कि जो भी हमारी ऑडियंस ये सब चीज़ें देख रही है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री। ऑल्सो द माइंड सेट ऑफ अ पर्सन दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि पर्सन का माइंड सेट जो है वही उसको बाकी लोगों से अलग करता है। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अग्री विद दिस। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच हार्दिक भाई फॉर गिविंग योर टाइम। So it was a great experience with this conversation, and I'm hoping and looking forward to much more conversations, because आपके साथ बात करके I think मैंने अपना inner self खोल दिया है, and I'll be looking forward for more कि आप कैसे नए लोगों को, अगर आपको उनके अंदर के ideas and mindset को देखना है तो please subscribe to this channel, and thank you so much. Thank you, Harik.